सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आयुष पांडे। तो लास्ट वीडियो में हमने रीनल फार्माकोलॉजी कंप्लीट कर लिया था। अब ये टॉपिक जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि इनमें भी हमें कोई ज़्यादा प्री रिक्विजिट इतनी नीड नहीं है। कुछ आगे ड्रग्स के नाम आएंगे, वो फिलहाल के लिए तो आप याद रख सकते हो या फिर बस एक आइडिया रख सकते हो। अ, क्योंकि वो ड्रग्स सीएनएस और इन सब में ज़्यादा डिटेल में आएंगे, तो अभी आप नाम याद रखो तो अच्छा है, ताकि सीएनएस में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो जनरल एनेस्थीसिया के बारे में पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, एस्थीसिया क्या होता है। एस्थीसिया एस्थीसिया होता है सेंसेशन। सेंसेशन को हम मेडिकली एस्थीसिया बोलते हैं। तो एन एस्थीसिया क्या होगा? लॉस ऑफ सेंसेशन या नो सेंसेशन। तो जनरल एनेस्थीसिया रिवर्सिबल फिनोमेना है। रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सेडेशन है। Patient will have amnesia, that is loss of memory. Patient will have analgesia, that is loss of pain. Patient becomes immobile due to muscle relaxation. Reflexes also decrease. यूज कहाँ होता है? सर्जरी में, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में, स्टेटस एपिलेप्टिकस में। स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है ये? अभी के लिए आप बस इतना समझो कि एक टाइप का सीजर होता है, सीजर। ओके। अब हम बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया के ड्रग्स के बारे में। तो दो टाइप के होते हैं, इनहेलेशनल दे सकते हैं, इंट्रावीनस दे सकते हैं। इनहेलेशनल में गैसियस, प्योर गैसियस फॉर्म में होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, जेनॉन, साइक्लोप्रोपेन। और वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, ईथर, हेलोथेन, डेस्फ्लुरेन, आइसोफ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन, एनफ्लुरेन। इंट्रावीनस में फास्टर एक्टिंग हो गए, जैसे थायोपेंटोन, बारबिटूरेट क्लास ऑफ ड्रग में आता है ये। सीएनएस में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप इतना बस याद रखो कि जो थायोपेंटोन है वो बारबिटूरेट होता है। प्रोपोफॉल, इटोमाइड, इटोमिडेक्स। स्लो एक्टिंग हो गए आपके बेंजोडाइजेपिन्स, ओपियोइड्स, कीटामाइन। ओके। अब प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के बारे में थोड़ा देखते हैं। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस क्या होती है? देखो, एनेस्थीसिया से पहले हम पेशेंट को कुछ मेडिकेशंस देते हैं, ताकि जब हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ना आए। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? पेशेंट को उल्टी आ सकती है, पेशेंट का जो गैस्ट्रिक कंटेंट है या गैस्ट्रिक एसिड है वो मतलब उल्टी के थ्रू बाहर आ सकता है, या फिर जो पेशेंट का स्टमक है उसमें जो एसिड का सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो सकता है। ये सारे कुछ होते हैं एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन, तो इसलिए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन रख देते हैं ताकि ये ना हो। तो इन केस सर्जरीज टू बी डन, प्री एनेस्थेटिक medications are given to patient to decrease the anxiety and cause anterograde amnesia. Anterograde amnesia का मतलब एंट्रोग्रेड मतलब आगे का, तो यानी एनेस्थीसिया के बाद की कोई चीज याद ना रहे कि सर्जरी कैसे हुई वगैरह वगैरह। तो क्या दे सकते हैं? बेंजोडाइजेपिन्स। टू डिक्रीज सिक्रीशंस। कौन सी सिक्रीशन? गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो गई, पल्मोनरी सिक्रीशन हो गई, कोई भी सिक्रीशन एंड डिफरेंस डिक्रीज द वेगल ब्रेडिकार्डिया। वेगल ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? यूजुअली एक कॉम्प्लिकेशन होती है जनरल एनेस्थीसिया की, कि जो वेगस नर्व है वो हाइपर एक्साइट हो जाती है और सीवियर ब्रेडिकार्डिया कराती है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन होती है, तो इसलिए हम क्या देते हैं? ग्लाइकोपाइरोलेट दे देते हैं, जो कि इसे इनहिबिट करती है। और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं करती, तो कोई सीएनएस इफेक्ट्स भी नहीं होते हमारे पास, साइड इफेक्ट। एचसीएल सिक्रीशन को कम करती है बाय ब्लॉकिंग द एच टू ब्लॉकर्स। एच टू ब्लॉकर्स क्या होते हैं? हिस्टामीन ब्लॉकर्स होते हैं। अभी के लिए आप इतना याद रखो बस कि हमारे स्टमक में हिस्टामीन जो है वो एसिड सिक्रीशन बढ़ाता है, तो हिस्टामीन के ब्लॉक जो वो रिसेप्टर है उसे ब्लॉक कर दिया तो एचसीएल सिक्रीशन नहीं होगा। और पीपीआईज यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, यानी सिंपल एसिड रिलीज इनहिबिटर्स। पीपीआई के तो आपने मार्केट में एग्जांपल्स भी बहुत देखे होंगे, जैसे पेंटोप्रेजोल, ओमिप्रेजोल देखे ही होंगे। एंटी एमेटिक ड्रग्स होती हैं, ओपियोइड एनाल्जेसिक होते हैं। एंड वंस द पेशेंट इज रेडी, देन द एनेस्थीसिया इज गिवन एंड इट इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। फिर एक बार हमने इंड्यूस कर दिया ड्रग को देके, फिर हम ड्रग के रेगुलरली छोटे छोटे डोज में देते रहते हैं, ताकि वो एनेस्थीसिया मेंटेन रहे जब तक सर्जरी चलेगी। ओके। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इनका? इंक्रीज करते हैं गाबा और ग्लाइसिन की एक्टिविटी को, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तो सीएनएस को डिप्रेस करते हैं। पोटेशियम चैनल ओपनिंग कराते हैं, क्योंकि पोटेशियम क्या करता है? डीपोलराइजेशन कराता है सेल से बाहर जाके, आपने पढ़ा ही होगा फर्स्ट ईयर में। तो उससे भी क्या होता है? इनिबिशन होता है। ग्लूटामेट की एक्टिविटी को कम करता है। ग्लूटामेट क्या है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ड्रग्स लाइक कीटामिन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये आगे डिटेल में आएगा। तो ग्लूटामेट की एक्टिविटी को कम कर रहे हैं, जिससे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कम हो रहा है। एनएमडीए एंटागनिस्ट है। एनएमडीए क्या होता है? अभी के लिए याद रखो, एक टाइप का सोडियम चैनल होता है। तो अगर सोडियम चैनल इनहिबिट कर दिया, तो सोडियम क्या था? एक्साइटेशन कराता था, तो एक्साइटेशन नहीं होगा। याद रखो कि सोडियम के तीन चैनल होते हैं सीएनएस में, एनएमडीए, एम्पा एंड काइनेट। एनएमडीए, एम्पा, काइनेट। तो उसमें से एनएमडीए ब्लॉक करते हैं। अब आते हैं जैसे इनहेल्ड जनरल एनेस्थेटिक्स पे आते हैं। तो यहाँ पे इस बॉक्स में और ये सब जो भी लिखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इनहेल्ड जनरल एनेस्थेटिक्स होता है, वो हम पेशेंट को कैसे देते हैं?
मतलब और इनहेलेशनल रूट, जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनहेलेशनल है। तो पेशेंट को, और वो जो ऑक्सीजन मास्क होता है उसी के थ्रू हम ड्रग भी दे रहे होते हैं। अब क्या होता है, दो सिस्टम होते हैं इसे देने के। एक होता है ओपन सिस्टम और एक होता है क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि पेशेंट को आपने ड्रग दी, पेशेंट ने इनहेल करी, उसके बाद पेशेंट एक्सहेल करेगा। फिर एक्सहेल करेगा तो वो जो ड्रग है वो वो वापस या तो सिलेंडर में चली जाएगी, या जो भी ओटी में उस ड्रग का सिस्टम बनाया होगा देने का वैसे जाएगी। पेशेंट उसे दोबारा इनहेल नहीं करेगा, दोबारा वो इनहेल नहीं होगी, सेकेंड टाइम वो इनहेल नहीं होगी। वहीं क्लोज सिस्टम में क्या है कि जो ड्रग है वो पेशेंट ने इनहेल करी, फिर एक्सहेल करी, फिर वही ड्रग दोबारा पेशेंट इनहेल कर लेगा। ये होता है क्लोज सिस्टम। तो इसका एक फायदा होता है कि जो ड्रग है वो मतलब इकोनॉमिकल हो जाता है थोड़ा। लेकिन हाँ, इसका एक साइड इफेक्ट है। क्या साइड इफेक्ट है? अब जो पेशेंट है वो एक्सहेल करेगा तो ड्रग तो करेगा नहीं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो करेगा। तो क्या होता है, पेशेंट वो कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल कर लेता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे सोडा लाइम रखते हैं, सोडा लाइम, ताकि वो सोडा लाइम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले और पेशेंट सिर्फ जो ऑक्सीजन और जो ड्रग है उसे इनहेल करे। तो ये ओपन और क्लोज सिस्टम ऑफ ड्रग डिलीवरी हो गया। दूसरी चीज यहाँ पे जो लिखी है इधर और इस टेबल में, वो ये लिखी है कि जो सिलेंडर्स होते हैं जिसमें ड्रग होती है उनकी अलग कलर कोडिंग होती है, ताकि पता चल जाए कौन सी ड्रग कहाँ है। और एक पिन इंडेक्स नाम की एक चीज होती है, ये है तो बहुत हाई लेवल की चीज, बट अभी के लिए हम इतना याद रखें कि दो चीजें होती है, एक होती है कलर कोडिंग और एक होती है पिन इंडेक्स, जिससे हम पता लगाते हैं कि कौन सा सिलेंडर किस ड्रग को बिलोंग करता है, और ताकि कंफ्यूजन ना हो ड्रग्स को लेकर। सिंपल वही सब यहाँ लिखा है। अब स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है? जो फर्स्ट स्टेज होता है दैट इज स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। तो उसमें क्या होता है, जो पेशेंट का पेन सेंसेशन है वो चला जाता है। सेकंड स्टेज होता है स्टेज ऑफ डेलीरियम, यानी पेशेंट कंफ्यूजन में होता है। थर्ड स्टेज होता है स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, मतलब सिंपल, जिसमें मसल रिलैक्सेशन हो रखा है, एनाल्जेसिया है, एमनीसिया है, सब कुछ है। तो जो सर्जिकल स्टेजेस होती हैं वो तो थर्ड स्टेज तक ही है। फोर्थ स्टेज होती है जब इनकी टॉक्सिसिटी हो जाए या कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए एनेस्थीसिया की, मेडुलरी पैरालिसिस। हमें पता है कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं बॉडी के वो कहाँ होते हैं, पॉन्स और मेडुला में। तो अगर मेडुलरी पैरालिसिस हो रही है या पॉन्स की पैरालिसिस हो रही है तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स काम नहीं करेंगे और पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पाएगा। और फिफ्थ स्टेज फाइनली होती है डेथ। तो सर्जिकली तो ये तीन स्टेजेस ही हैं जो आइडियल स्टेजेस हैं, फोर्थ और फिफ्थ। तो इमरजेंसी स्टेजेस है जो कि नहीं आनी चाहिए आइडियल। ठीक है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है इनहेल जनरल एनेस्थेटिक्स की, इसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इसमें तीन ही चीज़ें हैं जो एक टेबल में दी हुई है। पहली चीज़ है आपकी MAC, दैट इज मिनिमम एल्वेलर कंसंट्रेशन। ये क्या होती है कि मिनिमम एल्वेलर कंसंट्रेशन है मतलब ड्रग का कितना डोज हो जिससे हमारे 50% पॉपुलेशन में उस ड्रग का जो एनेस्थीसिया होना था वो आ जाए, मतलब उस ड्रग का इफेक्ट हो जाए। उसे हम बोलते हैं मिनिमम एल्वेलर कंसंट्रेशन। तो मतलब समझो, मान लो कोई एनेस्थेटिक है, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एक्स, और दूसरी है वाई। अब एक्स का हमें डोज देना पड़ रहा है, मान लो मान लो एग्जाम्पल उसकी हमें 100 यूनिट्स देनी पड़ रही है और उससे पेशेंट को एनेस्थीसिया हो रहा है। और वाई की हमें सिर्फ 10 यूनिट्स देनी पड़ रही है जिससे पेशेंट को एनेस्थीसिया हो रहा है। तो अब कौन सी पोटेंट है, किसकी पोटेंसी ज्यादा है? ऑब्वियसली वाई की, क्योंकि वो कम डोज में ही वो सेम इफेक्ट दिखा रही है जो एक्स दिखा रही है। तो मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन क्या होता है, वो कौन सी मिनिमम डोज है जिसपे 50% पॉपुलेशन में इफेक्ट आ जाए, जिसपे क्या 50% पॉपुलेशन पे इफेक्ट आ जाए। तो याद रखो कि जो मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंसी। क्योंकि और पोटेंस, अब हमने देखा था जैसे एक की 100 यूनिट लग रही थी, एक की 10 लग रही थी, तो ज्यादा पोटेंट कौन सी थी, 10 वाली। तो यानी जो पोटेंसी है वो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो वही तो यहाँ है, मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गई। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज हो गई ब्लड गैस कोफिशिएंट, समझा देता हूँ पहले क्योंकि वो सिंपल है। ब्लड गैस कोफिशिएंट ये क्या है? अब मान लो आपने कोई ड्रग एक्स दी इनहेलेशनल के थ्रू, अब वो एल्वुलाई से ब्लड वेसल में आ गई वो ड्रग एक्स। अब क्या होगा, या तो वो आपकी ब्लड वेसल में फ्री फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है अपने डिस्टेंट ऑर्गन, या फिर वो किसी प्लाज्मा प्रोटीन फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर गई। अब इस ड्रग को क्या करना है, CNS यानी ब्रेन में अपना इफेक्ट दिखाना है। तो अब आप खुद सोचो लॉजिकली कि कौन सी ड्रग, मतलब कौन सी इसकी फॉर्म ज्यादा जल्दी इफेक्ट दिखाएगी, जो फ्री है या जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है? ऑब्वियस आंसर है जो फ्री है वो डायरेक्टली जाके CNS में बाइंड कर लेगी और अपना इफेक्ट दिखाएगी। जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है वो पहले प्लाज्मा प्रोटीन से अलग होगी।
और फिर सीएनएस में जाके अपना इफेक्ट दिखाएंगे। तो इसीलिए इसका मतलब ये है कि जिस भी ड्रग का ब्लड गैस कोफिशिएंट ज्यादा होगा, उसका इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया मतलब कितना टाइम लग रहा है उसे पेशेंट को एनेस्थेसाइज करने में, वो भी ज्यादा होगा। मतलब उसका इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया कम होगा, मतलब उतना कम वो ज्यादा जल्दी इंड्यूस कर पाएगी, इसे हम इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो ब्लड गैस कोफिशिएंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। तीसरी है ऑयल गैस कोफिशिएंट। ऑयल गैस कोफिशिएंट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टू रिकवर फ्रॉम एनेस्थीसिया। टाइम टू रिकवर फ्रॉम एनेस्थीसिया। ठीक है, अब इसको पहले रीड कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इसमें मुझे एक चीज़ और आपको समझानी है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का एग्जांपल लिया, एंटर द ब्रेन फास्टर बिकॉज द ब्रेन हैज मोर ब्लड फ्लो, ऑल्सो एंटर्स द लिवर, किडनी, एडिपोज टिश्यू एंड स्केलेटल मसल्स। मतलब जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो ब्लड में एंटर करी और ब्रेन, लिवर, किडनी इन सब में गई। अब they have to come back from the brain, liver, kidney, and again. So it takes time to come back from the adipose tissue and the skeletal muscle because of lead blood flow, less blood flow. देखो समझो क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड है, एक्स को रहने दो अभी, नाइट्रस ऑक्साइड है, वो एल्विलाई में आई, अब वहां से वो ब्लड, मतलब ब्लड से वो आपके ब्रेन, लिवर, किडनी, हार्ट, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल मसल, यहाँ पे गई। अब क्या है कि ब्रेन, लिवर, किडनी इन सब में अपना इफेक्ट दिखाने के बाद वो यहाँ से बाहर आ गई और पेशेंट ने एक्सहेल कर ली। लेकिन क्योंकि एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल में इतनी ब्लड सप्लाई नहीं होती जितनी इन चार ऑर्गन्स में है, तो यहाँ पे ये लंबे टाइम तक स्टे करती है और इसका एग्जिट यहाँ से बहुत धीरे धीरे होता है। तो इसलिए इन ऑर्गन से इट स्टेज इन द एडिपोज टिश्यू, इट इज कॉल्ड टिश्यू बाइंडिंग। तो रिकवरी ऑफ पेशेंट विल नॉट बी फास्टर। दिस फिनोमिना इज गिवन बाय द कोफिशिएंट दैट इज ऑयल गैस कोफिशिएंट। मतलब अब वो एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल में धीरे धीरे वहां से एग्जिट करेगी, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई कम है, तो वो यानी हमारी बॉडी में ज्यादा टाइम तक रहेगी और उसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा टाइम तक, इसका मतलब हमारी बॉडी में रहेगा। तो इसका मतलब जो पेशेंट है, अगर इसका ऑयल गैस कोफिशिएंट ज्यादा है, इसका मतलब अ, ये हमारे ब्लड में ज्यादा टाइम तक रहेगी। तो ब्लड में नहीं, हमारी बॉडी में ज्यादा टाइम तक रहेगी, तो इसका मतलब जितना ज्यादा ऑयल गैस कोफिशिएंट होगा, उतना वो ज्यादा टाइम लगेगा पेशेंट को एनेस्थीसिया से बाहर आने में। सॉरी, ये चीज मैंने उल्टी बोल दी। ऑयल गैस कोफिशिएंट जितना ज्यादा होगा, उतना वो जो ड्रग है वो हमारा मतलब एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल में ज्यादा कम देर तक रहेगी। तो इसीलिए उतनी जल्दी वो पेशेंट एनेस्थीसिया से बाहर आ पाएगा। The oil gas coefficient is inversely proportional to the recovery time from general anesthesia. ओके, तो ये तीन चीजें हो गई, मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन, ऑयल गैस कोफिशिएंट और ब्लड गैस कोफिशिएंट। और तीनों ही चीजें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन पोटेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऑयल गैस कोफिशिएंट टाइम टू रिकवर फ्रॉम एनेस्थीसिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ब्लड गैस कोफिशिएंट इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तीनों ही चीजें क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ओके। अब हम कुछ इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली ड्रग है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एक इनहेलेशनल एनेस्थेटिक है। अब इसके साथ एक इफेक्ट होता है सेकंड गैस इफेक्ट, ये क्या होता है, और ये दूसरा इफेक्ट होता है डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। क्या होता है समझा देता हूँ मैं। ये हमारा एल्विला है और ये ब्लड वेसल है। यहाँ पे जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो एंटर करी। अब इसकी टेंडेंसी होती है कि ये एल्विला से ब्लड वेसल में ज्यादा जल्दी डिफ्यूज हो जाती है। तो एल्विला में क्या हो गया, ये एल्विला से हट गई, तो एल्विला में वैक्यूम बन गया। अब हम इसके साथ मान लो कोई सेकेंड एनेस्थेटिक गैस दे रहे हैं, हेलोथेन दे रहे हैं सर, फॉर एग्जांपल हेलोथेन दे रहे हैं। अब यहाँ वैक्यूम बना है तो हेलोथेन जल्दी यहाँ आ जाएगी, तो हेलोथेन की एफिनिटी भी बढ़ जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं सेकेंड गैस इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट है डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। ये क्या होता है, अब जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो, जब हम क्या बोलते हैं रिकवरी हो रही होगी पेशेंट की, तो इसकी टेंडेंसी फिर ब्लड वेसल से एल्विलाइ जाने में भी ज्यादा होगी। अब पेशेंट ऑक्सीजन ले रहा था, तो अब इसने क्या किया है, एल्विलाइ में स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, तो ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी।
तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को टेम्पररी हाइपॉक्सिया हो जाएगा, टेम्पररी हाइपॉक्सिया हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन हाइपॉक्सिया। यही यहाँ पे लिखा है, सेकंड गैस इफेक्ट और डिफ्यूजन हाइपॉक्सिया। एडवांटेज क्या होता है इसके, एनाल्जेसिक है, टॉक्सिक नहीं है, सेकंड गैस इफेक्ट है। डिसएडवांटेज, पुअर एनेस्थेटिक, पुअर मसल रिलैक्सेंट, डिफ्यूजन हाइपॉक्सिया करा रही है। कैन डिक्रीज द विटामिन B12 लेवल्स इन आवर ब्लड। दूसरी ड्रग थी हेलोथेन। हेलोथेन के एडवांटेज क्या है, पोटेंट एनेस्थेटिक है, ब्रोंकोडायलेटर भी है। तो ब्रोंकोडायलेटर है तो क्या एस्थमा में भी दे सकते हैं, कंट्रोल्ड हाइपोटेंशन में दे सकते हैं। यूट्राइन रिलैक्सेंट है, इट कैन बी यूज्ड इन चिल्ड्रन। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, पुअर एनाल्जेसिक है, पुअर मसल रिलैक्सेंट है, कार्डियोटॉक्सिक है, सीवीएस से प्रेजेंट है, इसीलिए फियोक्रोमोसाइटोमा में कॉन्ट्राइंडिकेट करता है। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है। अब एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर है तो एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो ज्यादा बन रहे होंगे बॉडी में। कौन से हार्मोन्स, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, या फिर बाकी सारे जो भी स्टेरॉइड्स वो बनाता है। तो एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन ज्यादा बन रहे होंगे तो क्या होगा, उनका इफेक्ट क्या होता है, हाइपरटेंशन। तो पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा। अगर जो हेलोथेन होता है, इसका एक इफेक्ट होता है कि ये जो हमारा हार्ट है, आ, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा देता है एड्रेनालिन की तरफ। यानी हमारा हार्ट एड्रेनालिन को ज्यादा आ, वो रिसीव करता है और ज्यादा उसके लिए सेंसिटाइज हो जाता है। तो एड्रेनालिन का इफेक्ट बढ़ के आता है। तो इसीलिए इसे हम फियोक्रोमोसाइटोमा में नहीं देते, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी एड्रेनालिन ज्यादा है। अब अगर हेलोथेन की वजह से एड्रेनालिन की सेंसिटिविटी हार्ट में बढ़ रही है तो वो अपना इफेक्ट और एग्जैजरेटेड होकर दिखाएगा। दूसरा इसका साइड इफेक्ट होता है, इट कैन प्रोड्यूस मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया। मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया मतलब, अब हमारी बॉडी में हीट कब जनरेट होती है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब ये मसल रिलैक्सेशन करा देगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी, और ये एनेस्थीसिया पेशेंट जब रिकवर कर लेगा उसके बाद भी ये इफेक्ट लास्ट करता है। तो इसीलिए इसे मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया बोलते हैं, और ये हेलोथेन की वजह से होता है। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, डेंट्रोलीन सोडियम। अब हेलोथेन और नाइट्रस ऑक्साइड एक साथ क्यों देते हैं, क्योंकि एक तो सेकंड गैस इफेक्ट हो रहा है वो नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से, दूसरा ये है कि हेलोथेन अच्छी एनेस्थेटिक है और नाइट्रस ऑक्साइड अच्छी एनाल्जेसिक है। हेलोथेन का क्या है, एनेस्थेटिक इफेक्ट अच्छा है लेकिन एनाल्जेसिक इफेक्ट पुअर है। नाइट्रस ऑक्साइड का एनेस्थेटिक इफेक्ट पुअर है लेकिन एनाल्जेसिक इफेक्ट अच्छा है, इसलिए हम इन्हें साथ देते हैं। अब जल्दी से बाकी ड्रग्स की बात कर लेते हैं, जैसे ईथर हो गई। ये इन्फ्लामेबल होती है इसलिए कॉटरी यूज नहीं करते। कॉटरी क्या होती है, जब इलेक्ट्रिकली हम इंसिजन देते हैं तो अगर इन्फ्लामेबल है तो आग पकड़ सकती है। बाकी गुड मसल रिलैक्सेंट एनाल्जेसिक है। एनफ्लुरेन का साइड इफेक्ट होता है, सीजर कराती है। आइसोफ्लुरेन है, ये सीवीएस पेशेंट्स के लिए अच्छी होती है क्योंकि सीवीएस स्टेबिलिटी करती है, तो प्रेफर्ड इन कार्डियक पेशेंट्स। डेस्फ्लुरेन का क्या है, डे केयर सर्जरी, यानी जो छोटी सर्जरीज होती है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम जो 2-3 घंटे की सर्जरीज होती हैं उनमें देते हैं। फास्ट इंडक्शन होता है, फास्ट रिकवरी। सीवोफ्लोरेन क्या, इट इज प्रेफर्ड इन चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन में सीवोफ्लोरेन देते हैं। बाकी क्लोज सिस्टम में इसे नहीं देते, क्योंकि अगर क्लोज सिस्टम में देंगे तो ये, इसका एक साइड इफेक्ट होता है, क्या होता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी करा देता है। बात करें जेनॉन की, तो जेनॉन एक्सपेंसिव है, रेयर इनर्ट गैस है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, आप यही याद रखो, एनएमडी एंटेगोनिस्ट, बस। फास्टेस्ट इंडक्शन और फास्ट रिकवरी है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, ऑल आर नॉन इन्फ्लेमेबल एक्सेप्ट कौन सी थी, ईथर। हाइपोटेंशन सभी करा रहे हैं। ऑल प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड मसल रिलैक्सेशन एक्सेप्ट नाइट्रस ऑक्साइड हेलोथेन। ब्रोंकोडायलेटेशन कराते हैं। हिपैटोटॉक्सिसिटी नहीं कराते एक्सेप्ट हेलोथेन। हेलोथेन का एक साइड इफेक्ट होता है, हिपैटोटॉक्सिक होता है। ऑल आर यूज्ड इन क्लोज सिस्टम एक्सेप्ट सीवोफ्लोरिन। सीवोफ्लोरिन को क्यों नहीं करते थे, क्योंकि मैंने बताया नेफ्रोटॉक्सिसिटी करा रहा है। ऑल कैन कॉज मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया एक्सेप्ट नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या करा रहा था, मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया, ये और हेलोथेन मिलके, ठीक है। दूसरा क्या था, जैसे हमने पढ़ा था, कार्डियक पेशेंट में क्या देते हैं, आइसोफ्लोरेन, चिल्ड्रन में सीवोफ्लोरेन, प्रेगनेंसी में हेलोथेन, याद रखो। डे केयर सर्जरी में डेस्फ्लोरेन। नॉट यूज फॉर इंडक्शन कौन सी थी, आइसोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन एंड ईथर, ठीक है। ये तो हो गई जो थी हमारी इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स। और क्या होती है हमारी, दूसरी हमने पढ़ी थी इंट्रावीनस। इंट्रावीनस में सबसे पहले हो गई थायोपेंटोन सोडियम, ये क्या होती है, ये बारबिचुरेट होती है। इन सब का काम क्या होता है, बारबिचुरेट हो गई, बेंजोडायजेपिन्स हो गई, या ओपियोइड्स हो गई, इन सब का काम क्या होता है, जो हमारा गाबा का एक्शन बढ़ा देते हैं हमारे ब्रेन में। और गाबा क्या होता है, इनहिबिटरी होता है, सीएनएस डिप्रेशन होता है। तो अभी के लिए तो आई वुड से कि आप बस जो इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स है इनके नाम याद रख लो। जैसे बारबिचुरेट्स में थायोपेंटोन सोडियम हो गया,
बेंजोडायजेपिन्स में मिडाजोलैम, लोराज़ेपैम, डायज़ेपैम हो गया। ये क्योंकि डिटेल में सीएनएस में आता है। एक चीज जो आपको यहाँ याद रखनी है वो कीटामाइन ड्रग है। कीटामाइन क्या है, डिसोसिएशन एनेस्थीसिया कराती है। ये एमसीक्यू में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थेटिक कॉजेज डिसोसिएशन एनेस्थीसिया, तो उसमें कीटामाइन और बाकी सारे ऑप्शन होते हैं, तो कीटामाइन सही होता है उसमें। सिडेशन कराती है, एमनीजिया कराती है, मोबिलिटी कराती है और सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा देती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा देती है तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगी। और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा देगी। तो इसीलिए इसे हेड इंजरी में कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। या ग्लाउकोमा हो रखा है किसी पेशेंट को, तो उसमें ऑलरेडी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो उसमें नहीं देते हैं। हेलुसिनेशन भी कराती है। निमोनिक क्या है, जो इसका नाम है, स्पेलिंग है, वही इसका निमोनिक है। के से किड, प्रेफर इन किड्स। ई से इमरजेंसी डिलीरियम में देते हैं। टी से थैलेमोकॉर्टिकल डिसोसिएशन में। ए से एनाल्जेसिक होता है। एम से मील में दे सकते हैं। मतलब क्या है इसका मतलब, अब किसी की अगर सर्जरी होती है तो पेशेंट को क्या एडवाइस किया जाता है कि 12 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, मतलब खाली पेट आना है। लेकिन अगर पेशेंट ने खाना खा रखा है तो कीटामाइन मतलब उस कंडीशन में भी यूजफुल होती है। इंक्रीज करती है सारे प्रेशर, ब्लड प्रेशर हो गया, चाहे इंट्राऑक्यूलर हो गया, चाहे इंट्राक्रेनियल हो गया। एनएमडीए एंटागनिस्ट है। और बाकी एक्सीलेंट इन एस्थमा, ये है। ठीक है। और बाकी ओपियोइड्स में भी नाम ही याद रखो आप, फेंटेनाइल, सुफेंटेनाइल, रेमीफेंटेनाइल, ऑलफेंटेनाइल। अब रिकवरी कैसे होती है पेशेंट की एनेस्थीसिया के बाद। देखो, पेशेंट को हम क्या दे रहे थे, जनरल एनेस्थेटिक्स दे रहे थे, ओपियोइड्स दे रहे थे, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स दे रहे थे। तो क्या होता है, कभी कभी इनका टॉक्सिसिटी भी हो जाता है। इनकी मान लो डोज ज़्यादा हो गई या पेशेंट की बॉडी में टॉक्सिसिटी हो गई, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या मेडुलरी पैरालिसिस जो हमने वहाँ देखा था वो हो सकता है। तो उसके लिए एंटीडोट क्या होता है, नॉलोक्सोन होता है। और ऑपरेशन के बाद दो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं जो पेशेंट में दिखते हैं, वो होते हैं पैरालिटिक इलियस और यूरिन रिटेंशन। उसके लिए क्या होता है, जो एंटीडोट होता है वो होता है बेथेनोकॉल। एक और साइड इफेक्ट होता है वो होता है शिवरिंग, उसके लिए क्या देते हैं, पेथिडीन। तो ये है थोड़ा बहुत जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। इंट्रावीनस में तो देखो, अभी मैं कहूंगा आप बस नाम याद रखो और उस ड्रग के बारे में थोड़ा, जैसे कीटामाइन हो गई, इसके बारे में थोड़ा याद रखो। ये रिकवरी में क्या एंटीडोट्स है वो याद रखो। बस इतना ही, क्योंकि ये डिटेल में तो सीएनएस में आएगा, अभी आप पढ़ोगे भी तो समझ नहीं आएगा इतना, क्योंकि सीएनएस में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे ज़्यादा दिया भी है। बाकी एक ये चीज़ जो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था वो था ऑयल गैस कोफिशिएंट। वो आप याद रखो, अच्छे से याद रखो कि देखो, अब समझो सिंपल, अगर उस वक्त समझ नहीं आया है, कि ऑयल गैस कोफिशिएंट हमें क्या बता रहा है कि अगर ऑयल गैस कोफिशिएंट ज़्यादा है, इसका मतलब जो ड्रग है वो, जो ड्रग थी वो एडिपोज टिश्यू में रुक रही थी। अब एडिपोज टिश्यू में रुक रही थी, इसलिए उसका इफेक्ट जो है हमारी बॉडी में ज्यादा देर तक दिख रहा था। तो अगर ऑयल गैस कोफिशिएंट ज्यादा है, तो वो जो ड्रग है वो एडिपोज टिश्यू में नहीं रुकेगी और ज्यादा जल्दी हमारी बॉडी से एग्जिट कर जाएगी। तो इससे जो बंदा है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, जल्दी रिकवर हो जाएगा एनेस्थीसिया से। और ये कब हो रहा है, जब ऑयल गैस कोफिशिएंट ज्यादा है। तो इसीलिए टाइम कम लग रहा है रिकवर होने में। तो ऑयल गैस कोफिशिएंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम टू रिकवर फ्रॉम एनेस्थीसिया। इसे इतना याद रखो आप इसमें। तो ये था छोटा सा टॉपिक था जनरल एनेस्थीसिया। अगली वीडियो में मैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा लोकल एनेस्थीसिया। थैंक यू।